आज हम नेपाल में हुई हाल ही की राजनीतिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है कि 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दिया और पूरी सरकार गिर गई। इसके बाद सेना ने स्थिति को कंट्रोल में ले लिया और ये सब काठमांडू में बड़े प्रोटेस्ट के बाद हुआ है, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। प्रोटेस्ट में वायलेंस हुई, जिसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग तक को आग लगा दी गई। कई लीडर्स के घर जला दिए गए और कुछ मिनिस्टर्स को पीटा गया। जो पुलिस की फायरिंग है उसमें 19 लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फिर से शुरू हो गए हैं जो पहले बैन किए गए थे। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि 9 सितंबर को क्या क्या हुआ नेपाल में। सुबह से ही काठमांडू में कर्फ्यू लगा था, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने इसे नहीं माना। वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुस गए और आग लगा दी। सिंह दरबार, जहां मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं, वहां भी कब्जा कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पर भी प्रोटेस्टर्स ने कंट्रोल कर लिया। प्रधानमंत्री ओली का प्राइवेट हाउस जला दिया गया। राष्ट्रपति पौडेल का हाउस भी आग के हवाले कर दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ा कर मारा गया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी जो वाइफ है आरजू राणा, उनको भी उनके घर में घुसकर पीटा गया और वो अब हॉस्पिटल में है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और कम्युनिकेशन मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरंग के घर भी जला दिए गए हैं। होम मिनिस्टर रमेश लेखक का घर भी टारगेट हुआ, क्योंकि फायरिंग का ऑर्डर उन्हीं से ही आया था। कई पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज को आग लगा दी गई है। 3 पुलिस ऑफिसर्स को प्रोटेस्टर्स ने मार डाला, भले ही वो सरेंडर कर चुके थे। एक फॉर्मर पीएम की वाइफ राजलक्ष्मी चित्रकर की भी मौत हुई है जब उनका घर जला दिया गया। कुल मिलाकर 24 घंटों में सिचुएशन इतनी खराब हो गई, हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। आर्मी ने अब कंट्रोल ले लिया है और आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। ये प्रोटेस्ट 8 सितंबर को शुरू हुए। उस दिन सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब। और इसका रीजन था कि ये प्लेटफॉर्म सरकार की पॉलिसीज का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन यूथ, खासकर जेनजीज ने इस डिसीजन है इसे काफी पॉजिटिवली नहीं लिया और वो इसको लेकर काफी गुस्से में थे। और इस चक्कर में ही उन्होंने ये बैन की वजह से, सोशल मीडिया का जो बैन हुआ है, इसी वजह से वो काठमांडू के सेंटर में 15 से 20 हजार की संख्या में जमा हो गए थे। प्रोटेस्ट पीसफुल शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस से क्लैश हो गया। प्रोटेस्टर्स ने लोकल पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, ऑफिसर्स पर अटैक किया, फिर पुलिस ने फायरिंग शुरू की, जिसमें 19 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। ये वायलेंस रात तक चलती रही और अगले दिन और ज्यादा बढ़ गई। बैन के बाद यूथ ने इसे अपनी फ्रीडम पर अटैक माना और सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया बंद होने से वो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, और लेकिन माउथ टू माउथ खबर फैल गई थी। अब हम देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों इतने बड़े हो गए। इसका मेन रीजन सोशल मीडिया बैन था, लेकिन इसके पीछे कई अंडरलाइंग इश्यूज भी थे। नेपाल में करप्शन बहुत ज्यादा है, लीडर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन एक्शन कम होता है। इकोनॉमी बदहाल है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और इन्फ्लेमेशन जो है वो हाई है। जॉब्स कम है, यूथ पॉपुलेशन बहुत है, खासकर 15 से 24 साल वालों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद से गुड पोस्ट रिलेटिव को मिल जाती हैं। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती। 2008 में मोनार्की खत्म हुई और डेमोक्रेसी आई, लेकिन तब से कोई गवर्नमेंट 5 साल पूरा नहीं कर पाई है। बार बार इलेक्शन, कोहेशन और इंस्टेबिलिटी, जनता इन सब से फ्रस्ट्रेटेड थी। सोशल मीडिया बैन ने जैसे स्पार्क का काम किया है इस पूरे सिस्टम को खत्म करने में। यूथ, जेनजी डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो अप है, उनके लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का मेन टूल है। बैन से उन्होंने ये फील किया कि गवर्नमेंट उनकी वॉइस दबा रही है, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, उनकी फ्रीडम ले रही है। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर इकोनॉमी, ये सब मिलकर गुस्सा बन गया। प्रोटेस्ट में जेनजी की रोल सबसे ज्यादा थी। वो ऑर्गेनाइज थे और जो डिमांड थी वो क्लियर थी कि मास रेजिग्नेशन और सिस्टम चेंज हो। नेपाल की सिचुएशन दक्षिण एशिया के बाकी कंट्रीज से कंपेयर भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए थे, जहां यूथ ने करप्शन और इकोनॉमी इश्यूज पर गवर्नमेंट के जो टॉप लीडर्स है उनको खत्म कर दिया था, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिए थे। गवर्नमेंट के टॉप लीडर्स के अगेंस्ट शेख हसीना को
अपना देश छोड़ना पड़ा था। मई 2022 में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रोटेस्ट हुए, प्रेसिडेंट महिंद्र राजपक्षे भाग गए थे और लोग प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए थे। फरवरी 2021 में म्यांमार में आर्मी ने इसी तरीके का एक वो कोप कर लिया था। ऑंग सन सू काइल अरेस्ट हो गए थे और अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने गवर्नमेंट टेक ओवर किया था। इन सब में कॉमन थीम है यूथ एंगर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, करप्शन, और नेपाल में भी यही सेम चीज हुई है। जेंजी ने सोशल मीडिया बैन से स्टार्ट कर पूरे सिस्टम को चैलेंज किया, लेकिन डिफरेंस ये है कि नेपाल में वायलेंस बहुत जल्दी बढ़ी, सिर्फ 24 घंटों में ही गवर्नमेंट फेल साबित हो गई। अब बैकग्राउंड में जाते हैं कि नेपाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। 2008 में नेपाल ने राजशाही को खत्म किया था, मोनार्की खत्म की थी और फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। ये चेंज पीसफुल नहीं था, सिविल वॉर के बाद हुआ था और इस इंसर्जेंसी ने जो राजा हैं, उनके किंग हैं, उनको हटाया था। लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद स्टेबिलिटी नहीं आई, गवर्नमेंट्स शॉर्ट टर्म रही, करप्शन केसेस बढ़ते चले गए, इकोनॉमी, टूरिज्म और बाकी चीज़ें जो है वो उस पर रेमिटेंस पर डिपेंड थी। लेकिन कोविड के बाद रिकवरी स्लो हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला गया और यूथ फॉरेन जॉब्स के लिए जाते रहे। पॉलिटिकल पार्टीज में इनफाइटिंग, कोहिलिशन वीक, रिसेंट ईयर्स में भी पीएम ओली की गवर्नमेंट पर करप्शन एलिगेशन लगे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्लो थी, यूथ फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा था। कंटिन्यू जो यूथ है उनमें फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा था ड्यू टू ऑल दीज इश्यूज, क्योंकि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा था और पॉपुलेशन ज़्यादा थी। सोशल मीडिया पर डिस्कशंस होते थे, गवर्नमेंट ने बैन लगाकर डिसेंट कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये जो डिसीजन है ये बैकफायर हो गया। ये इवेंट्स नेपाल के फ्यूचर पर इम्पैक्ट डालेंगे। आर्मी कंट्रोल में है, लेकिन न्यू गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इलेक्शन कब होंगे, यूथ डिमांड जैसे करप्शन एंड जॉब क्रिएट हो, इकोनॉमी इंप्रूव हो, ये क्या फुलफिल होंगे? इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देख रही है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स भी जो है वो पुलिस हायरिंग की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने ये कहा है कि ये लीथल फोर्स यूज किया है और जो गलत है। अल जजीरा, रॉयटर्स और एनवाईटी जैसी मीडिया कवरेज ये कह रही है। ऊपर से विकिपीडिया पर 2025 नेपलीज जेंजी प्रोटेस्ट पेज बन गया है। नेबर कंट्रीज जो हैं जैसे इंडिया, चाइना इफेक्ट फील करेंगी बॉर्डर इश्यूज में और बाकी चीज़ों में भी। इस जो ये गवर्नमेंट में चेंज आया है, जो करीब 24 घंटों के अंदर अंदर जो पूरी गवर्नमेंट ढह गई है, पूरी गवर्नमेंट नाकाम साबित हुई है, इसका असर इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा, फॉरेन अफेयर्स को लेकर पड़ेगा और उन दोनों कंट्रीज़ के, नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप्स में पड़ेगा और चाइना को भी ये इम्पैक्ट करेंगी। और इंडिया में कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि सिमिलर प्रोटेस्ट पॉसिबल है, लेकिन सिचुएशन इंडिया की नेपाल से काफ़ी डिफरेंट है। कुल मिलाकर नेपाल की ये घटनाएं ये दिखाती हैं कि यूथ पावर स्ट्रांग है, लेकिन वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। गवर्नमेंट को पब्लिक इशू सुनने चाहिए। अगर आप डिटेल्स जानना चाहें तो आप कमेंट में हमें बताइए और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई राय है, अगर आपका कोई ओपिनियन है तो हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।